क्या किया लास्ट हमने? आई हो गया, कोई बात नहीं। लास्ट क्या किया हमने? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। इन अ cuboid, in a cuboid, if length is increased by, if length is increased by 63.63%, 63.63%, 63%, and breadth is decreased by 41:2/3%. 41:2/3%. Then by how much percentage? Then by how much percentage the height should be changed? Height should be changed that the volume remains constant. That the volume remains constant. वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, मतलब जो पहले था वो अब है, और आपको बताया गया लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई 63.63% से। 63.63% कितना होता है? 7/11। नोट कर लीजिए, 63.63% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/11। और 41:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू है 5/12। 5/12, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि हाइट में कितने परसेंट का चेंज किया जाना है सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। करिए। वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। करिए जल्दी से। हाँ जी, हो जाएगा। ऑप्शंस में दे देती हूँ आपको। ऑप्शंस हैं 3.81%, 4.76%, 4.09% and 5.65%। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है आप। उस दिन मैंने समझाया था आपको चीजें।
कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है वैल्यू, जो जैसे पहले है वैसे अब है। कितना? 63.63% से क्या हो रहा है लेंथ में? ठीक है। और 3.63% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/11, क्योंकि 1/11 क्या होता है ना, इसलिए 63 9 का मल्टीपल 7 पे जाएगा, 9 7 आर 63 हो, 7/11 से इंक्रीज हो रही है आपकी लेंथ। अब ये 41:2/3% से डिक्रीज है, तो 41:2/3% क्या है? 5/12 वैल्यू। तो ये 5/12 से डिक्रीज होती है। मतलब अगर इनिशियली मैं बात करूं तो इनिशियली लेंथ कितना है? इनिशियली लेंथ कितना है? 11। और फिर उसके बाद ब्रेथ कितना है? इनिशियली बात करें, रेशो लेनी है ना हमने, आप यहाँ पे रेशो ले, क्योंकि हाइट निकालना है। वैसे फॉर्मूला क्या है? इनटू है ना, लेकिन हम रेशो दिखाना है इसलिए रेशो। तो लेंथ पहले थी 11, फिर क्या हो गई, उसके बाद क्या हो गई? पहले थी 11, उसके बाद क्या हो गई? इंक्रीज हो रही है। 11 में 7 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। पहले ब्रेथ थी कितनी? 12। उसके बाद कितनी रह गई? 12 में से 5 निकाल दोगे तो 7 रहेगी। ठीक है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है आपका वैल्यू, है ना। अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो क्या करेंगे? रेशो उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, आपकी प्राइस है और कंजम्पशन है। आपको बताया गया था कि अगर प्राइस में कोई चेंज होता है और एक्सपेंडिचर आपका सेम एज बिफोर है, तो जो आपका प्राइस का रेशो रहेगा उससे उल्टा कंजम्पशन का रेशो रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ एक्सपेंडिचर सेम, सॉरी आपका वॉल्यूम सेम रखना है। अगर वॉल्यूम सेम रखना है तो जो पहले रेशो था वो बाद में ले लो, रिवर्स कर दो रेशो। तो रिवर्स करने पे क्या है? हो गई। ठीक है। अब जितना ये कट सकता है, अब मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लिया ना इसका, मैंने एज इट इज जैसे यहाँ लिखा था उसको यहाँ लिख दिया। मतलब अगर इस नंबर को आप देखो, डिजिट आपके सारे सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर सॉरी आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर ये कट सकती है वैल्यू तो काट दीजिए। किस पे कट रही है? 6 से। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये रह गया, ये हो गया आपका 21 और ये कितना हो गया? 22। कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया। कितने के ऊपर चेंज आया? 21 के ऊपर चेंज आया। तो 1/21 कितनी वैल्यू होती है? ये करिए नोट, नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए, the radius of a cylinder, the radius of a cylinder is increased by 120% and its height is decreased by
radius of a cylinder is increased by 120% and its height is decreased by 40%. What is the percentage change? What is the percentage change in its volume? बताइए. सिलेंडर का वॉल्यूम पता है आपको क्या होता है? नीतू, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी रेडियस और उसकी हाइट पे. क्यों? क्योंकि पाई जो है वो आपकी कांस्टेंट होती. ठीक है. कर दीजिए सॉल्व इसको जल्दी से. हो जाएगा बच्चे सॉल्व. ऑप्शंस हैं आपके 180.6%, 212.8%, 190.4%, 175.4%. सीपीयू का सवाल है. कल है आपका सीपीयू? आज शिवानी का. कहाँ पे? पटियाला. हो जाएगा. शिवानी का जलंधर है. सीपीयू तो निकल जाएगा. ये 16 का तो उसके लिए प्रिपेयर कहाँ किया? चलो. हाँ जी बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच आपका सिलेंडर का वॉल्यूम. पाई आर स्क्वायर एच तो कितना है? क्या आर कितने से इंक्रीज हुई? रेडियस कितने से इंक्रीज हुई है? 120%. 120% का क्या मतलब हुआ? 6/5. एक 120% का क्या मतलब है? 6/5. मतलब आर कितनी थी पहले? 5 थी. इंक्रीज होके कितनी हो गई? 11 हो गई. ठीक है. आर स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू स्क्वायर में आती है, ये तो आप जानते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हाइट कितने से हुई? हाइट कितने से डिक्रीज हुई है? 40% डिक्रीज है. अगर 40% डिक्रीज है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5. पहले अगर 5 थी तो अब कितनी रह गई? 3 रह गई. बस यहीं से आपको चेंज निकाल देना है. 25 पंजे 125. ठीक है. और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121. 121 इंटू 3 कितना होता है? 363. ठीक है. 125 और ये 363. या इसको 100 में ले आओ या ऐसे ही निकाल दो, क्योंकि 100 पे आप जानते हैं डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज आप बता सकते हो. ठीक है.
100 पे निकाल लेंगे इसको कि ऐसे ही निकाल देंगे? ऐसे भी हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इसको 100 पे भी निकालती हूँ तो पहले 125 था, फिर 363 रह गया। इसको 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना है? देखो 125 इंटू 8 है ना। अगर 8 करूंगी तो कितना आता? 1000 आएगा वैल्यू। तो 0.8 कर दूंगी तो 100 आ जाएगा। 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। अगर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 290.4। ठीक है, आप 363 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर 100 पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कितना डिफरेंस है? 190.4 का। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंटेज का चेंज आया? 190.4% इंक्रीज। नोट कर लो इसको। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अपनी मर्जी से आया। 100 बनाने के लिए मैंने उसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि अपनी मर्जी से क्यों ले सकती हूँ? क्योंकि अगर मैं एक नंबर को 0.8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दूसरे को ऑटोमेटिकली मुझे करना पड़ेगा, है ना। तभी मुझे पता चलेगा कितना चेंज है। हाँ जी, क्लियर? बोलो बच्चे, आया समझ में? मैंने अपनी मर्जी से लिया, आपने नहीं लेना है नहीं लीजिए। मैंने क्यों लिया? क्योंकि 100 पे मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ यहाँ पे कितना इंक्रीज है। अगर मैं 125 और 363 लेती हूँ तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कैलकुलेशन में, ये दिक्कत है। अदरवाइज आप 125 363 ले सकते हो। ठीक है, हाँ। लिखिए अब नेक्स्ट इनकम बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके। इनकम आपकी मतलब सैलरी। इनकम कैसे निकालते हैं आप? मतलब आपको मान लीजिए 10,000 रुपया महीना मिल रहा है, आपका खर्चा जो है उसमें से 8,000 है, तो सेविंग कितनी हुई? 2,000 हुई ना। तो इसका मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या रिलेशनशिप है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम आती है। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करना है तो क्या ऑपरेट करना है? क्या करना है? देखो कितने ब्लैंक हो तुम लोग, है ना। आवाज नहीं आती किसी की भी। मैं कुछ पूछ रही हूँ तो ठीक है, चुप। चलिए, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस कंजम्पशन की सेविंग। सेविंग। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इसके बेस पे। मेंस का क्वेश्चन ऐसा लिखा है, लिख। हाँ, टाइम नहीं रहा हो।
प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए, टाइम मैनेज। अच्छा, अभी जो आपको एसएससी का पेपर आता है, सेक्शनल तो होता ही है, बट वो अपनी मर्जी से सेक्शन आपको देते हैं, आप स्विच नहीं कर सकते। तो जानी चाहिए बच्चे। हाँ, ये पता है आज किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि वो स्विच नहीं कर पा रहे, बट स्विच हो जाता है। आप इंग्लिश पहले कर लो और जीएस पहले कर लो। उतना ही टाइम मिलता है आपको हर किसी सेक्शन के। भरा है, यही वाला भरा है आपको, वैसे अभी नहीं भरा। आपने सिर्फ बैंक ऑप्शन, चलिए अब उनको डिमोटिवेट मत कर। नहीं आ रही बच्चे, अभी आ रही है वॉइस? ठीक है, अभी वॉइस ठीक है बच्चे? ठीक है, चलिए लिखिए बच्चे, सारे एग्जाम देने चाहिए, महक कहीं भी सेटिंग हो जाए सभी देने चाहिए। हाँ यही बात है, क्योंकि बैंक के लिए आपका सिलेबस जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आप जानते हैं। जीएस पूरी है ही नहीं आपको, जीएस में इकोनॉमी का सेक्शन है। चलिए लिखिए, अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, a person spends 80% of his income if his income increased by 12%, if his income increased by 12% and savings decreased by 10%, and savings decreased by 10%, then what will be the percentage increase? What will be the percentage increase in his expenditure? ठीक है, एक पर्सन जो है 80% अपनी इनकम का स्पेंड कर देता है, और उसकी अगर उसकी इनकम 12% से बढ़ जाती है और सेविंग 10% से घट जाए, तो उसके एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है हमें? इनिशियली हर एक चीज की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 100% होती है इनिशियली, है ना। मेरी सैलरी 10,000 है, आपकी 20,000 है, मेरे लिए मेरी सैलरी 100% है, आपके लिए आपकी सैलरी 100% है, ठीक है। तो सभी का बेस वैल्यू जो है वो 100% होता है, क्लियर है। अब इनिशियली मेरी सेविंग जो है अगर वो 100% थी, मेरा खर्चा 80% था, तो मेरी सेविंग कितनी रही होगी? 20 रही होगी कि नहीं, है ना। क्योंकि 100 एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा बेस वैल्यू है जिससे हम डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज अपनी वैल्यू को कर सकते हैं। 100 पे 80 रुपए खर्चा कर दिया, मतलब 100 में 80 खर्चा कर दिया, है ना, और 20 बचा लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर इनकम जो है वो 12% से बढ़ जाए, तो 100 पे मैं इंक्रीज करूंगी 12, इनकम कितनी थी मेरी? 12 थी, 100 थी,
100 पे 12% इंक्रीज हो गया तो 112 हो गया कि नहीं, हो गया। उसके बाद क्या कहा उसने कि अगर सेविंग 10% से कितने से कम हो जाए, 10% से ही है, 10% से अगर हमारी सेविंग जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा, 10% से अगर इनिशियली कितनी थी सेविंग, 20 थी। अब बेस आपका यहाँ 100 नहीं है सेविंग के लिए, सेविंग के लिए बेस आपका 100 नहीं है। अगर 100 नहीं है तो 20 का मुझे 10% निकालना पड़ेगा। 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है। तो 20 में अगर 2 कम हो गए तो कितने रह गए, 18 रह गए। अब आप एक्सपेंडिचर आसानी से निकाल सकते हैं। ऑपरेशन कौन सा ऑपरेट हो रहा है, एडिशन का, है ना। रिजल्ट आया आपका 112, यहाँ है वैल्यू 18, तो 18 में कितना जोड़ें कि 112 आ जाए, 94 जोड़ेंगे, है ना। अब 94 यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या बताना है, चेंज बताना है, किसमें, एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है। तो अगर एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है, कितना हो गया, 80 थी वैल्यू, कितनी हो गई, 94 हो गई। कितने पे इंक्रीज हुई है, 80 पे इंक्रीज हुई है। निकाल दो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, निकाल दीजिए। डेसिमल में वैल्यू जाएगी, कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं है, डेसिमल में जाएगी। 17.5%। काटेंगे इसको, 70/4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.5%। क्या हो रहा है, 17.5% क्या है, इंक्रीज है। तो वो डेफिनेटली आपको साथ में रखना है, ठीक है। 17.5% इंक्रीज है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बस एक स्टेप कम होने वाला उसमें, ठीक। इसको नोट किया आपने, ठीक है। अगर आपने इसको नोट किया है तो इसको हटा देते हैं। कितने पे इनकम कितने से इंक्रीज हुई, जितने से इंक्रीज हुई उतना प्लस में लिख दो, ठीक है। जितने से इंक्रीज हुई उतना प्लस में लिख दो। सेविंग डिक्रीज हुई है, कितने से डिक्रीज हुई है, 10% से डिक्रीज हुई है। 20 का 10% कितना होता है, 2। तो यहाँ पे डिक्रीज हुई है ना, कम हुई है वैल्यू, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, -2, ठीक है। अब किस में से 2 माइनस करोगे कि 12 आ जाएगा, 14 में से, तो यहाँ 14 लिख दो। अब आप डायरेक्टली ये वैल्यू ले सकते हो, कितने से इंक्रीज हुई है, 14 से, बस एक स्टेप कम हो गया और कुछ नहीं है, बाकी आप जैसा समझ पाए। ठीक है, जितने से इंक्रीज हुई, अब 100 पे 12, 100 पे 12 तो मैं 12 डायरेक्टली लूंगी ना। 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, तो मैंने 20 का 10% निकाल के अब जो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी वो मैंने माइनस में ले ली, ठीक है। अब किस में से 2 माइनस करो कि आपका 12 आ जाए, 14 में से करेंगे ऑब्वियसली, तो 14 ही आपका डिफरेंस है, और निकाल दीजिए परसेंटेज। नहीं समझ में आया बेटा, डाउट है तो पूछो। करें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। महक हो गया आपका, अमृत आपका क्लियर है, चलें आगे। हाँ जी, कुछ नहीं लिखना,
एज इट इज रहने। पहले क्या था, पहले मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ मैंने 112 लिख दिया था, यहाँ -2 किया था, तो ये कितना आ गया था, 18 वैल्यू आ गया था। तो किसमें 18 ऐड करना है कि 112 आ जाए, 94। ये डिफरेंस डायरेक्टली निकल के आया आपका। ये जो डिफरेंस आया यहाँ पे, जो हमने ये चेंज किया, इस स्टेप को छोड़ा है, बस इस स्टेप को छोड़ दिया। जैसे जैसे वैल्यू थी वैसे वैसे डायरेक्ट लिख दी है। 12% से इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ +12 लिख दिया, क्योंकि 100 पे 12 बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे 10% से डिक्रीज, तो 20 का 10% 2 होता है, तो मैंने -2 डायरेक्ट लिख दिया। 20 में से -2 नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने में से 2 घटाओ कि 12 आ जाए, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमने डिफरेंस यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया। आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको जो इजी लगता है आप वैसे जा सकते हैं। हाँ, इसको भी तो वही करेंगे, डिफरेंस डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया है, बस और कुछ नहीं है। डिफरेंस किस पे बढ़ा है, 80 पे बढ़ा है, यही तो करके बताया मैंने आपको। नीचे लिखना तो उसको ऐसे ही है, बस ये जो स्टेप है इसको छोड़ा है हमने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है तो। नेक्स्ट लिखिए। A person saves 25% of her income, his or her जो भी है। A person save 25% of his income if his expenditure increased by 25%, नहीं 20% करिए। If his expenditure increased by 20% and savings also increased by 40%, saving increased by 40%, then by what percentage has his income increased? कितने से, 25 ही आता है। ठीक है, पर्सन ने 25% उसके इनकम का जो है वो सेव किया है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ जाए और उसकी सेविंग कितने से, सॉरी, एक्सपेंडिचर 20% से और सेविंग 40% से बढ़ जाए। चलो, दोनों बढ़ रही है ना, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं, कितना करता है पहले सेव, 25% करता है, 25% करता है, तो खर्चा मतलब उसका 75 है ना। अब उसका खर्चा कितने से बढ़ा, 20% कितना होता है, 1/5 वैल्यू होती है, तो 75 का 1/5 कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75। ठीक है, अब यहाँ पे सीखो, या तो आप 75 में 15 ऐड कर दो, ठीक, या आप डायरेक्टली यहां कितना लिख दो, +15 लिख दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर 75 में 15 ऐड करोगे तो 90 आएगा, फिर भी डिफरेंस कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस लिखा है। ठीक है, समझ में आई। 25%, 25 है, सेविंग 25 है, 25 का 40% बढ़ गया, 25 का 40% मतलब 2/5, और 2/5 का मतलब कितना, 10 बढ़ गया,
तो 10 बढ़ गया, हमने यहाँ क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, जितना बढ़ा था उतना डायरेक्ट लिख दिया। और 25 में 10 ऐड किया तो यहाँ कितना आ गया, ओ सॉरी 15 में 10 ऐड किया तो कितना आ गया 25। तो डायरेक्टली हम क्या बता सकते हैं कि 100 पे आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, 25% बढ़ गई। ठीक है, 100 पे इनकम कितना बढ़ गया, 25%। अब यहाँ पे 15 था, मैंने 75 में 15 को ऐड कर दिया 90, यहाँ पे 10 था तो कितना ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा कि नहीं। 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 90 और 35 कितना होता है 125। तो यहां से भी 25% ही आ रहा है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पूरी वैल्यू लेके करना चाहते हैं या शॉर्ट में करना चाहते हैं, ये आप देखें। शॉर्ट में क्या होता है, जो डिफरेंस जितने से बढ़ रहा होता है ना वो डायरेक्ट वैल्यू ले ली जाती है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आगे चलें, नोट कर लो। कितने बजे स्टार्ट होता है पेपर, 10 बजे, 10 बजे की टाइमिंग है मॉर्निंग में। नहीं तो तुम लोग जवाब भी नहीं देते। अच्छा तो ऐसे बोलो। अच्छा, उससे कितने, 1 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे का, तो बड़े आराम से निकलेगा। कितने क्वेश्चन आते सीपीओ में, 200, 50 नंबर का एक सेक्शन है ना आपका, निकलना तो चाहिए। चलो लिखिए। हाँ, देखो जीएस और इंग्लिश तो आपका टिप्स पे होना चाहिए ना, जो किया वो ठीक। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन स्पेंड्स 72% of his income, 72% of his income, if his income increased by 28%, नहीं 20% से इंक्रीज करो, if his income increased by 20% and his expenditure is increased by 50%, कितने से बढ़ाई मैंने, इनकम जो है वो इंक्रीज की कितने से, 20% से, और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है कितने से, 50% से। देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स सेविंग, उसकी सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आया है बताइए। डिक्रीज हो गए। कितने से इनकम को इंक्रीज किया, 20% से, और एक्सपेंडिचर पहले कितना था, एक्सपेंडिचर 72, ठीक है, ये कितने से इंक्रीज हुआ,
50 से 36 और कितने से डिक्रीज हो जाएगा ये 16, तो 16/28 कितना आता है 57। हाँ हाँ 4/7 1/7 14:2/7%। ठीक है। फिफ्टी 57:1/7 है। ठीक है, आता है आपको। और आपको याद होना चाहिए कि 4/7 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, टेबल में लिखवाई थी। 4/7 की वैल्यू कितनी होती है 57:1/7%। तो ये 4/7 है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वो मैंने आपको निकाल के बताया, लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, अगर आपको याद है तो। अगर निकाल के बताना है तो 4/7 1/7 14:2/7% होता है। 4/7 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 और यहाँ पे आ जाएगा 8/7। और 8/7 कितना होता है 1:1/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 57:1/7%। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो, लेकिन अगर याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 57:1/7%। क्लियर? आगे लिखिए। The income of a person is 44.44% more than his expenditure. 44.44% more than his expenditure। ठीक है, एक इनकम जो है पर्सन की कितनी ज्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से 44.44%। ठीक है। If his income is increased by 60%, if his income is increased by 60% and his expenditure also increased by 70%, and his expenditure also increased by 70%, ठीक है, then his saving increases by 13,500। 13,500। तो ऐसा करने से उसकी सेविंग कितने से इंक्रीज हो जाती है बेटा 13,500 से इंक्रीज हो जाती है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग्स, बता दीजिए। समझ में आ जाएगा। 44.44%। देखो 44 किसका मल्टीपल है 11 का मल्टीपल है ना। तो 11 हमारे फ्रैक्शन वैल्यू के टेबल में कहाँ आता है 11:1/9 आता है। कहाँ पे आता है 1/9 की वैल्यू 11:1/9 होती है। तो 11 का मल्टीपल क्या है इंटू 4 करने पर 44 आता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं 4/9।
ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे पता चलेगी? 4/9 से। अब करेंगे कैसे इसको सॉल्व? इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम के लिए कहा गया है कि इनकम जो है वो कितने से ज्यादा है? 4/9 से, क्योंकि इनकम कितनी बोली? 44.44% और 44.44% क्या है? 4/9। किसके साथ देन लगा हुआ है? एक्सपेंडिचर के साथ देन लगा है कि नहीं? है ना? तो डिनोमिनेटर वैल्यू किसकी हुई? एक्सपेंडिचर की हुई। जिसके साथ ऑफ या फिर देन लगा होता है, आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू उसकी होती है। तो डिनोमिनेटर वैल्यू किसकी हुई? एक्सपेंडिचर की हुई। तो अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो 9 में 4 बढ़ रहा है, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 13। इनकम अगर 13 है, एक्सपेंडिचर 9 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहां से आपका रेशो आ गया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो आ गया है आपका, है ना? ठीक है। अब क्या क्या बताया गया कि इनकम जो है वो 60% से बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 70% से बढ़ गया। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इनकम का 60% बढ़ाती हूं तो मेरी वैल्यू डेसिमल में आती है? आती है। एक्सपेंडिचर का 70% बढ़ाऊंगी तो भी मेरी वैल्यू डेसिमल में जाएगी, है ना? तो डेसिमल से बचने के लिए मैंने क्या किया? अपनी मर्जी से इनके साथ 2-2 जीरो और लगा दे, अपनी मर्जी से। क्यों लगा दी? क्योंकि जब मैं इन जीरोस को हटाऊंगी तो मेरा रेशो एज इट इज हो जाएगा। वही है, अगर अभी भी हम इनको काटेंगे तो रेशो कितना रहेगा? 9 से 4 का ही रेशो रहने वाला है कि नहीं? तो मैंने अपनी मर्जी से 2-2 जीरो लगा दिए ताकि मुझे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अब इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है? कितने से बढ़ रही है? 70%। 70% कितना होता है? 7/10। अगर 10% 1/10 है तो 70% कितना? 7/10। अब कितने से इंक्रीज? 7/10 से क्या हो गया? बढ़ रही है। अगर 7/10 से बढ़ रही है तो हो कितनी रही है? या तो आप 1300 का डायरेक्टली 7/10 निकाल दो, निकालो। इनकम बेटा 60% से, 60% है, आप 70 बोल रहे हैं। कितना आया डिफरेंस? कितना है? 150 का। 150 की 135 है, 15/9। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बेटे, 1300 का 60%, 1300 का 60% बढ़ा सकते हैं। 13 छिके कितने होते हैं? 78। 13 छिके 78 होते हैं, तो कितने से बढ़ गया? 780। या तो हम इसमें 780 बढ़ा के लिखेंगे फिर डिफरेंस लेंगे, तो क्यों ना हम डायरेक्टली डिफरेंस ही ले लें 780। 1300 का 60% बढ़ रहा है। अगर 1300 का 60% निकालना आता है कि नहीं? आता है ना? तो निकालोगे, 13 छिके कितने होते हैं? 78। 780 से वैल्यू बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं? ठीक है। अब 900 जो है, 900 पे कितना? 70% इंक्रीज हो रहा है, तो 9 सत्ते कितने होते हैं? 63। 660, ये वैल्यू कितने से बढ़ गई है? सॉरी 63, 630 से। अब 780 में कितना ऐड करो? सॉरी 630 में कितना ऐड करो कि 780 आ जाए? 150 ऐड करने पर 780 आएगा। तो सेविंग कितने से बड़ी होगी? 150 से। इतनी बात क्लियर है आपको? अब वो कह रहा है कि अगर सेविंग जो है इंक्रीज हुई है 13,500 से, यही बोला उसने, सेविंग इंक्रीज हुई कितने से? 13,500। लेकिन यहां पे सेविंग कितने से इंक्रीज हुई? 150 से। इसका मतलब 150 की वैल्यू कितनी है? 13,500 है। इसका मतलब ये है 150 की वैल्यू कितनी है?
13,500। तो अगर 150 की वैल्यू 13,500 है तो ये कितने पे जा रहा है? 9 पे। 0 से 0 कटेगा और 15, कितनी वैल्यू आती है? 90। निकालने किसकी है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एक्सपेंडिचर? इनिशियल मतलब शुरुआती, शुरुआत में कितना एक्सपेंडिचर था? 900, और सेविंग कितनी थी? 400। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 500। 500 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब बताइए, कोई डाउट है तो? बताइए, कोई डाउट है आपको तो बताइए। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? पक्का? आगे चलें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए द monthly income of a person was rupees 10,000। नहीं, 10 मत लिखिए आप लिखिए 1 लाख। The monthly income of a person was rupees 1 lakh and his monthly expenditure is rupees 75,000। monthly income of a person was rupees 1 lakh and his monthly expenditure was 75,000। ठीक है। next year his income increased by 30%। next year his income increased by 30% and his expenditure increased by 20%, then percentage increase in his saving was ठीक है। आपकी इनकम क्या थी पहले? देखो, अभी उसने डायरेक्टली इनकम बताया आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बताया डायरेक्टली उसने। कितना इनकम है आपकी? 1 लाख, और एक्सपेंडिचर आपका 75,000। तो कितने पे जाता है ये? 4 और 3 पे, है ना? 25 चौका 100 और 25 तिया 75। रेशो इनकम और एक्सपेंडिचर की कितनी आई? 4 से 3 का रेशो आया। अगर आपका इनकम 4 है तो आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है।
खर्चा सेविंग कितनी हो गई, 1 हो गई कि नहीं, है ना। अब वही मेथड यूज करिए, 2 0 लगा दीजिए साथ में ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 0 आप साथ में लगा दीजिए, तो 2 0 लगा देंगे तो ये 400, 300 और 100 हो जाएगा। इनकम कितने से इंक्रीज बोली है, 30% से इनकम इंक्रीज हो गई, 30% से, सॉरी निकालना, 400 का 30% कितना हो गया, 4 तिये 12, 120 हो गया। तो ये कितने से इंक्रीज हुआ, 120 से। ये कितने से इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, 20, अच्छा 20%। तो 300 का 20% कितना हो गया, 3 दूनी 6, 60। अब ये कितने से इंक्रीज हुआ होगा, 60 से, सॉरी अगर ये भी 60 से इंक्रीज हुआ है तो हम डायरेक्टली, ये 100 था, 100 पे डायरेक्टली कितना इंक्रीज हो गया, 60 इंक्रीज हो गया, ठीक है। कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई, कितने से, पक्का, पक्का ऐसा ही है ना, कहीं 100 और 60 का डिफरेंस मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। हाँ वो भी होगा, डेफिनेटली होगा। 100 से 60 का डिफरेंस नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू लेते हैं हम, ये डायरेक्टली डिफरेंस लेते हैं, ये डायरेक्टली क्या होता है, डिफरेंस होता है। नहीं तो क्या होना था, ये 400 का कितना हो जाता, 520 हो जाता, ये कितना हो जाता, 360 हो जाता। तो 520 में से 360 घटाते हैं तो कितना रह जाता है, 520 में से 360 घटाते हैं तो कितना रह जाता है, 160। अब डिफरेंस कितना आना है, 60 ही आना है ना। हाँ तो 60% से इंक्रीज कितनी हो गई आपकी, सेविंग आपकी 60% से इंक्रीज हो गए। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें आपको तो बताइए। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाने वाला। लिखिए, इफ द इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय, if the income tax increased by 19%, 19%, the net income reduced by 1%, net income reduced by 1%, the rate of income tax is, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी नेट इनकम क्या होती है। आपकी इनकम है, ठीक है, नेट इनकम कैसे निकल के आती है, जब आप अपनी टोटल इनकम में से अपना टैक्स जो है वो डिडक्ट करते हैं, ऐसा है कि नहीं, बोलो, ऐसा है। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम 800 रुपए है, ठीक है, आपकी इनकम मान लीजिए 800 रुपए है, और आपका टैक्स जो आप भरते हैं वो 160 रुपए है, इनकम में से 160 रुपए दे रहे हैं, तो आपकी नेट इनकम कितनी होती है, 640 होती है, ठीक है। अब इनकम तो उतनी की उतनी, इनकम उतनी की उतनी, टैक्स बढ़ गया, 160 की बजाय 180 रुपए दे रहे हो, तो आपकी नेट इनकम कितनी आई, 620। अब यहां से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितने से आपका टैक्स बढ़ता है उतने से आपकी नेट इनकम कम होती है,
नजर आ रहा है आपको? जितने से आपका टैक्स बढ़ा उतने से आपकी नेट इनकम जो है वो कम हो गई। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जितना परसेंटेज नेट इनकम का है और टैक्स का जो भी परसेंटेज होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं। जैसे उसने कहा कि इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 19%, इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय मतलब इनकम टैक्स का 19% जो है वो किसके बराबर निकल के आया? टैक्स का 19% किसके बराबर निकल के आया है? नेट इनकम के कितने परसेंटेज का? 1% का। तो इनकम टैक्स किसके बराबर हुआ? नेट इनकम के 1% के बराबर हुआ। हुआ कि नहीं? अब नेट इनकम में आपका टैक्स जुड़ता है तो आपकी टोटल इनकम आती है। ठीक है, अब यहां से आप आपको यह भी बताया गया कि जब कोई वेरिएबल किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आता है तो उनकी वैल्यू हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब टैक्स जो है वो 1 हुआ और नेट इनकम कितनी हुई? 19 हुई। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 20 हो गई। टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? आपकी टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम कितनी है? 20 है। 20 के ऊपर कितना टैक्स है? 1 टैक्स है। तो कितना परसेंटेज टैक्स हुआ? 5%। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। टैक्स का जितना भी परसेंटेज है वो आपकी नेट इनकम के बराबर होता है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 22%, if income tax is increased by 22% and net income is reduced by 3%, तो टैक्स परसेंटेज कितना है? हाँ जी, ओके। इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है 22% से, नेट इनकम डिक्रीज हो रही है 3% से। मतलब टैक्स का 22% जो है वो नेट इनकम के 3% के बराबर है। तो टैक्स का रेशो कितना आता है? 3। और नेट इनकम का रेशो कितना आता है? 22। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। और टैक्स आपका कैलकुलेट किया जाता है आपकी टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम है 25, टैक्स है 3, तो 3/25 कितना परसेंटेज? 12%। 1/25 अगर 4% है तो 3/25 कितना हो गया? 12%। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या हो गया? फिर पीछे बैठा करो। फ्रेश फ्रूट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 68% वाटर। आपकी वेजिटेबल्स हैं, कोई फ्रूट है, जब तक वो ताज़ा है, अगर आप फ्रेश लेके आए हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी।
थोड़े दिन रख दोगे उसको, नहीं यूज करेंगे, तो आपका पानी इवेपोरेट होता रहेगा, सूखता रहेगा कि नहीं? ऐसा होता है ना। सब्जी जो ताजी होती है उसमें रस ज्यादा होता है ना। जो थोड़े दिन हो जाते हैं, बासी हो जाती है, 4-5 दिन की हो जाती है, उसमें से पानी सूख जाता है। आप देखेंगे कि पानी जरूर सूखता है, लेकिन उसका गुद्दा जो होता है अंदर, वो तो एज इट इज रहेगा ना, वो तो आपने जब तक नहीं काटा तब तक कम नहीं होगा। ऐसा है ना। वाटरमेलन है, आप घर पे लेके आते हैं, जब तक वो फ्रेश है तो उसमें काफी वाटर रहता है, तो पल्प जितना रहेगा एज इट इज रहेगा, अगर वो 4-5 दिन हो भी जाएंगे, लेकिन उसका पानी जो है वो वेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है अंदर से, होता है ऐसे। तो पल्प की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा सेम रहती है जब तक आप उसको काटे नहीं, है ना। जब तक आप उसको काटते नहीं है तो पल्प की परसेंटेज जो है वो सेम रहती है। इतनी बात आप जानते हैं। अब लिखिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स, अब ड्राई फ्रूट से यहाँ नट्स नहीं है, ड्राई फ्रूट जब उसका पानी वेपोरेट हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। उसने कहा हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी कंटेन्ड फ्रॉम, कितना निकाला जा सकता है ड्राई फ्रूट 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट से। 100 kg फ्रेश फ्रूट है आपके पास, उसमें से ड्राई फ्रूट कितना निकाला, ड्राई मतलब पानी अलग और उसका पल्प अलग, निकालिए। ये भी क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं आपको करवा दिया। हाँ, निकाल पाएंगे कि समझा दूं मैं आपको? देखो, ये वाटर आपका और ये पल्प, ठीक है। जो फ्रेश फ्रूट है उसमें वाटर कितना है? 68%। 68% है, तो पल्प कितना रह गया उसमें? 32%। जब तक देखो एक फ्रूट है, जब तक उसको काटा नहीं, वो अपना 100% रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? कोई वेजिटेबल है, जब तक वो काटी नहीं जाती वो अपना 100% रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? ठीक है। तो अगर वाटर 68% है तो पल्प कितना हुआ? 32% हुआ। अब ड्राई फ्रूट में क्या बोला उसने? 20% वाटर। जब उसमें से पानी वेपोरेट हो गया तो वाटर कितना रह गया? 20% वाटर रह गया। अगर 20% वाटर रह गया तो पल्प कितना हुआ? फिर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 80%। हाँ, 80% ही तो पल्प रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? उसको काटा नहीं है, पानी सूख गया है, लेकिन जब तक काटा नहीं किसी भी चीज को, वो अपना 100% रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें पानी 20% रह गया है, तो उसका गुदा कितना होगा? 80% हो गया, है ना। तो फ्रेश फ्रूट का अब हम इक्वल किसको करेंगे? इक्वल किसको करोगे? गुदे को करोगे ना, पल्प को इक्वल करोगे कि नहीं? गुदा तो उतना का उतना ही रहेगा, परसेंटेज में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन क्वांटिटी में तो उतने का उतना ही वैल्यू रहेगा कि नहीं? तो फ्रेश फ्रूट में गुदा कितना? 32%। तो ड्राई फ्रूट में कितना? 80%। ये दोनों चीजों को हम बराबर रख सकते हैं, दोनों चीजों को क्या रख सकते हैं? बराबर रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। तो फ्रेश फ्रूट कितना केजी बोला उसने? यहां लिख दो, 100% नहीं, 100 kg। ड्राई फ्रूट का वैल्यू निकालना है
कितना निकल के आता है? निकाल दीजिए जल्दी से। 40। हम्म। हाँ, बिल्कुल। समझ गए ना इस बात को? हमेशा पल्प को आपने इक्वल करना है, क्योंकि गुद्दा तो उतने का उतना ही रहेगा, वाटर वेपोरेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो कटिंग कर दो यहां से। 8 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी इसकी। 8 चौके 32। 40 kg। ठीक है, कितना ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं हम फ्रेश में से? 40। हाँ जी बोलो। फ्रेश फ्रूट में वाटर को इक्वल किया। फ्रेश का वाटर कितना? फ्रेश फ्रूट का वाटर, सॉरी, पल्प को हमने इक्वल किया है ना। फ्रेश फ्रूट का पल्प कितना? 32% था। तो ड्राई फ्रूट का पल्प कितना हो गया? 80% हो गया। इसलिए, क्योंकि पल्प तो उतने का उतना ही रहना है, बेशक वो परसेंटेज में चेंज हो जाए वैल्यू, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी तो उतनी की उतनी रहेगी कि नहीं, इसलिए इनको इक्वल किया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A person saves 28% of his income, 28% of his income if he spends rupees 30600, if he spends rupees 30600, then his total income is। एक पर्सन जो है 28% सेव करता है, किसका? अपनी इनकम का। अगर उसका खर्चा जो है 30600 है, 30,600, तो आपको ये बताना है कि उसकी इनकम कितनी है। इतनी आती? कितनी बोली मैंने आपको? 30,600। क्या एक्सपेंडिचर 30,600? गलत है, टोटल इनकम बताने। आप कितनी बता रहे हो? गलत। सेविंग 28% है। 28 बोली ना सेविंग, तो खर्चा कितना परसेंट है? 72% की वैल्यू कितनी है?
30,600, 72% की वैल्यू 30,600 हुई ना बेटा। 42500, 42500। नहीं समझ में आया? क्या किया? मेरा सही है, आप ठीक हो? अच्छा, वहां नहीं होगा ना ऐसे, वहां गलत हो गया। कितना? हाँ जी। कब की रखी है वैसे इसकी शादी? 9 दिसंबर की। 20 कितना? 28% आपकी सेविंग है ना बेटा। तो अगर 28% सेविंग हुई तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 72% हुआ। और आपको 72% की वैल्यू दे रखी है 30,600, तो 100% आपको निकालना है। बस इतनी सी बात। क्या आंसर है? 42500 सभी का? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। In a library, in a library, क्या है पीछे? क्या दिखा रहे थे कि इतनी प्रैक्टिस की है मैंने? In a library, 20% of books are in Hindi. 20% of books are in Hindi. 50% of remaining in English. 50% of remaining in English. 30% of remaining are in French. 30% of remaining are in French. ठीक है, 30% of remaining are in French and rest 5,600 books are in regional language. Rest 5,600 books are in regional language. Then find the number of books in the library. Find the number of books in the library. और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और लिखेंगे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और लिखिए। A person spends 25% of his salary on food, 25% of his salary on food, comma, 16% on house rent, 16% on house rent, 13% on entertainment, 13% on entertainment, and 9% on other, 9% on other. If his savings at the end of the month, if his savings at the end of the month are 32,264, 32,264, then his salary per month
ये पर मंथ का ही सारा बता रखा है उसने। पर मंथ इन रुपीज क्वेश्चन मार्क। देखो दो तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे, है ना। इसमें पहले क्वेश्चन में तो रिमेनिंग पार्ट के साथ डीलिंग है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट परसेंटेज बताया गया, इतना परसेंट ऑन दिस, इतना परसेंट ऑन दिस, इतना परसेंट ऑन दिस, है ना। तो दोनों को करने का अलग अलग तरीका है। जहां पे आपको रिमेनिंग नहीं बताया गया वहां पे सारे खर्चों का परसेंटेज इकट्ठा कर लीजिए। जहां पे आपको रिमेनिंग नहीं बताया गया जिस क्वेश्चन में, रिमेनिंग का क्या मतलब है, मतलब 100 में से 20 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो अब जो बचा उसका इतना परसेंट, ठीक है। जहां वर्ड रिमेनिंग आ जाता है वहां पे आपकी लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन की चेंज हो जाती है, ठीक है। जहां रिमेनिंग नहीं है वहां पे तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए 25, 16, 13 और 9 कितना हो गया, 63%, ठीक है। 63% आपका खर्चा हो गया। अगर 63% आपका खर्चा हो गया है तो आपकी सेविंग कितनी हुई है बच्चे, 63% अगर आपका खर्चा है तो आपकी सेविंग कितनी है, 37% की सेविंग हुई। और इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू आपकी कितनी सेविंग है, कितनी है, 37% की आपकी सेविंग हुई। और वैसे सेविंग कितनी बताई गई, 32,264 रुपए। तो यहां से इनकम निकाल सकते हैं आप, कितने पे जा रहा है वैल्यू, ये 87,200 पे, 872 पे जा रहा है, पक्का ना, 7, 2 से करेंगे 14 होता है, ठीक है। चलिए ये आपकी क्या आ गई, इनकम आ गई। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इतना परसेंट रिमेनिंग, इतना परसेंट रिमेनिंग, तो उसको आप रेशो से जाएं तो ज्यादा बेटर है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पहले क्या बोला आपको, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, 20% क्या है, 20% ऑफ हिंदी बुक्स। किसी भी लाइब्रेरी में 20% जो है वो क्या है, हिंदी बुक्स है। तो अगर 20% हिंदी बुक्स हैं तो 1/5, मतलब अगर टोटल वैल्यू बुक्स की 5 है तो हिंदी को निकालने के बाद कितनी रह गई, 4 रह गई, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज, 50%, 50% मतलब 1/2। अगर अब 2 है तो कितनी रह गई, 1 रह गई। और उससे नेक्स्ट 30% है फ्रेंच। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। अगर 10 है तो कितनी रह गई है, 7 रह गई, क्योंकि हम रिमेनिंग के साथ डील कर रहे हैं। मतलब हिंदी की 5 में से 1 हिंदी की निकाल दी तो 5 में से 4 रह गई, फिर 2 में से 1 किसी और की निकाल दी तो 2 में से 1 वैल्यू रह गया, 10 में से 3 निकाल दी तो 10 में 7 वैल्यू रहेगी रिमेनिंग, ठीक है। अब आपको मैंने कल उस दिन बताया था लास्ट क्लास में, जो ऐसे रेशो आती है तो उसको आप क्रॉस में कटिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ कटिंग हो रही है क्या, हो रही है, और क्या कटिंग हो रही है, ठीक है, खत्म। अब वर्टिकली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 25 आ गया और ये कितना आ गया, 7। मतलब टोटल बुक्स थी कितनी, 25, बची कितनी है, 7। और क्वेश्चन में क्या बोला कि अब उस ऐसा करने के बाद कितनी बची, 5600 बुक्स बची। तो मतलब 7 की वैल्यू कितनी हुई, 5600 हुई। अगर 7 की वैल्यू 5600 है तो 25 की वैल्यू कितनी हुई, इंटू 25 कर दोगे तो 25 अट्ठे 200 होता है, 20,000 बुक्स रह गई हैं आपकी, मतलब थी टोटल आपकी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो दोनों को करने का तरीका जो है वो अलग अलग है, ठीक है। बाकी
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हो सके तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, और फिर आपका टेस्ट रहेगा परसेंटेज का उसके बाद।